सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी की साइंस के अति लघुत्तरी प्रश्न के ऊपर है। 4th सेमेस्टर अति लघुत्तरी प्रश्न, बहुत ही ज़बरदस्त हैंड राइटिंग क्वेश्चंस हैं यहाँ पर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इससे पहले के जो क्वेश्चन है 35 नंबर तक वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। देन आपका 36 नंबर से यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। यानी क्वेश्चन कहता है हमारा कि खनिज एवं धातु से आप क्या समझते हो। ठीक है ना, खनिज और धातु से आप क्या समझते हो, खनिज एवं धातु क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि खनिज क्या होते हैं। यानी प्रकृति में पृथ्वी के अंदर वस्तुओं एवं अनेक यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। समझ में आ गया ना, प्रकृति में पृथ्वी के अंदर, ठीक है ना, पृथ्वी के अंदर यानी भूगर्भ के अंदर, भूगर्भ में वस्तुओं एवं उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। धातु क्या होते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि धातु क्या होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है और यह सामान्यतः कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है, चाहे जो धातु हो उसकी कठोरता जो है वो अलग अलग होगी हर एक धातु की। बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की, जो कि यहाँ पर दिया गया कि धातुओं के भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए। यानी धातुओं के कुछ भौतिक गुणों का निम्नलिखित वर्णन है। पहला वर्णन क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बताया गया है शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है ना, धात्विक चमक कहते हैं। अगला यहाँ पर हो जाएगा कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता क्या होती है, अलग अलग होती है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण धर्म को आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। या फिर ऐसे आप लोग समझ लीजिए कि आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं। अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो निश्चित रूप से आप लिख सकते हैं कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है और इस गुण धर्म को आघात वर्धनीयता कहते हैं। आपका ये तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आता है कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध होते हैं। क्यों, क्योंकि सोना और चांदी को बहुत बारीकी से पीटा जाता है और बहुत बारीकी चीजें उसमें बनाई जाती हैं। इस वजह से इसमें क्या होता है, सबसे अधिक आघात वर्ध होते हैं ये सोना और चांदी। बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की, जो कि दिया गया है 38 नंबर की, धातुओं की सक्रियता श्रेणी को समझाइए। धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है। यानी कि सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अयस्क क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले अयस्कों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। किस प्रकार से, पहला हो जाएगा ऑक्सीकृत अयस्क, दूसरा हो जाएगा हैलाइड। ठीक है ना, तो आस्कीकृत अयस्क क्या होते हैं, सल्फेट, सिलिकेट और कार्बोनेट। ये आस्कीकृत अयस्क के अंतर्गत आ जाते हैं। Ag, K, Mg और Na तथा Al, एल्यूमिनियम, ये सब जितने आ जाते हैं हैलाइड में आ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा हो जाएगा 40 नंबर की, धातुओं के निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं। यानी अयस्कों में से अशुद्धियों को अलग करके धातु को प्राप्त करना व उसका शुद्धिकरण धातु का निष्कर्षण कहा जाता है। ये हो जाएगा धातुओं के निष्कर्षण से आप क्या समझते हो। अगला यहाँ पर प्रश्न बनता है कि चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है। चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है, यानी कि यह विधि उन अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है जिनमें अयस्क अथवा उसमें उपस्थित गैंग किसी एक की प्रकृति लौह चुंबकीय होती है। इस विधि द्वारा सामान्यतः चुंबकीय और अन्य चुंबकीय प्रकृति के पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की, प्रगलन क्या है। ठीक है ना साथियों, प्रगलन क्या होता है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि प्रगलन धातु निष्कर्षण की एक विधि है। निष्कर्षण की क्या है, एक विधि है। बात करते हैं अगले प्रश्न की 43 नंबर की, जल धातु निष्कर्षण विधि को समझाइए। यानी यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिक विद्युत धनात्मक
तत्व कम विद्युत धनात्मक तत्व को इसके विलयन से विस्थापित कर देती है और इस विधि में सांद्रित अयस्क के विलयन की क्रिया उचित अभिकर्मक के साथ कराने पर कम सक्रिय धातु अवक्षेपित हो जाती है। ये होता है धातु निष्कर्षण की विधि। अगला प्रश्न हो जाएगा 44 नंबर यहाँ पर कि ये क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे, ये फिलहाल के लिए लघुत्तरी में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इस वजह से मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम प्रोवाइड कर दी जाए, टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से सभी साथी इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर कि विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है, यानी उच्च विद्युत धनात्मक की धातुओं का निष्कर्षण अनेक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड इत्यादि से गलित अवस्था में विद्युत अपघटन से किया जाता है, क्योंकि इनके यौगिकों का अपचयन सामान्य अपचयकों के द्वारा नहीं होता है। इनका विद्युत अपघटन भी जलीय विलयन में नहीं किया जाता है, क्योंकि इन धातुओं के मानक ऑक्सीकारक विभव हाइड्रोजन के सापेक्ष बहुत अधिक धनात्मक होते हैं। इसलिए ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं तथा जल से क्रिया करती है। ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा ना, ये टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप लोग डायरेक्टली सर्च कर सकते हो हाईफाई स्टडी 94 जैसा कि लिखा हुआ है, इसी तरह आपको सर्च करना है। ठीक है, इसी तरह सर्च करना है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है। अगला यहाँ पर हो जाएगा 45 नंबर की, खनिजों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है। तो खनिजों का वर्गीकरण जो है वो 3 वर्गों में बांटा गया है इसको, धात्विक खनिज, अधात्विक और खानज ईंधन। बात करते हैं यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न की, फेन प्लवन विधि में किस तरह के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। फेन प्लवन विधि की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर साथियों इस विधि में हल्के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण क्या हैं। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार के? 3 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। पहला प्रकार यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक आवर्त में तत्वों की व्यवस्था उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में है। यहाँ पर दूसरा लक्षण जो बताया गया है सामान्य लक्षण, वो क्या है कि एक ही समूह में स्थित तत्वों के गुण में समानता होती है। तीसरा बताया गया सारणी में स्थित वाले तत्वों के गुणों को पहले से ही बताया जा सकता है। ये हो जाएगा। बात करते हैं 48 नंबर प्रश्न की कि किसी वर्ग क्रमांक से क्या प्रदर्शित होता है, यानी वर्ग क्रमांक से तत्वों की संख्या प्रदर्शित होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा कि आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषताएं क्या हैं। तो इनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता, एक ही विशेषता है यहाँ पर कि एक ही उपवर्ग के तत्वों के गुणों में आपस में समानता होती है, परंतु उसी वर्ग के दूसरे के तत्वों के गुणों में भिन्नता होती है। ठीक है। बात करते 50 नंबर प्रश्न की, 50 नंबर प्रश्न की, संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो इसमें 7 आवर्त होते हैं। ठीक है। संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं, इसको आप लोग रट ही लीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पर हम अगले प्रश्न की, जो कि दिया गया है अति लघु आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो इनमें 2 तत्व होते हैं। ठीक है। कितने तत्व होते हैं? 2 तत्व होते हैं। दीर्घ आवर्त में सारणी के कोई 2 लाभ बताइए। तो पहला लाभ यहाँ पर हो जाएगा कि सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक होती है, सबसे पहला लाभ ये हो जाएगा। दूसरा लाभ यहाँ पर हो जाएगा कि नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक। ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका दूसरा लाभ। बात करते हैं यहाँ पर कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कोई 3 दोष बताइए। कोई 3 दोष भी बताना है। लाभ होगा, दोष तो जरूर होगा। बात करते हैं यहाँ पर पहले दोष के बारे में। तो असमान तत्वों को एक साथ रखना, सबसे पहला दोष। दूसरा हो जाएगा समान तत्वों को अलग अलग रखना। दुर्लभ मृदा तत्वों को स्थान। ठीक है। अब 44 नंबर प्रश्न के देखते हैं यहाँ पर कि धातु तथा अधातु का आशय स्पष्ट कीजिए। तो धातु क्या होती है? धातु यानी कम विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व धातु होते हैं, और अधातु क्या होती है? अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व जो होते हैं वो अधातु होते हैं। अगला यहाँ पर 45 नंबर हो जाएगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में संशोधन किस वैज्ञानिक ने किया। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में संशोधन मोस्ले ने किया था। किसने किया था? मोस्ले ने किया था। याद कर लीजिए आप लोग, मोस्ले ने किया था। अगला हो जाएगा कि सरल धारा के स्रोत बताइए। तो वैद्युत धारा के स्रोत निम्नलिखित हैं।
ठीक है ना। वैद्युत धारा के स्रोत निम्न है, पहला सेल जनित या फिर जिसे जनरेटर कहते हैं, जनरेटर भी नहीं कहते हैं, ये हो जाएगा सेल जनित जनरेटर। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा कि वैद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। ठीक है, वैद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कि एक वैद्युत सेल के संपूर्ण परिपथ में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। एमीटर क्या होता है, एमीटर क्या है, एमीटर किसे कहते हैं, काफी तरीके से यह प्रश्न पूछा जाता है, या एमीटर के बारे में लिखिए। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं या एमीटर कहलाता है। ओके, बात करते हैं यहाँ पर वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, याद कर लीजिएगा, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, यानी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को ज्ञात करने या विभवांतर के मापन के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन की, यानी वैद्युत प्रतिरोध क्या है। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध क्या है, वैद्युत प्रतिरोध को समझाइए। किसी भी प्रकार से यह प्रश्न पूछा जाता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उत्तर आपको सिर्फ और सिर्फ यही लिखना है। क्या लिखना है, किसी निश्चित चालक के लिए किसी चालक के सिरों का विभवांतर V और उससे प्रवाहित धारा I का अनुपात स्थित होता है। इस अनुपात V/I को चालक का वैद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। ठीक है ना, वैद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। सूत्र इसका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध R बराबर विभवांतर V वोल्ट में धारा I, यानी V/I हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न हो जाएगा फ्यूज किसे कहते हैं। फ्यूज का जो मेन कारण होता है, फ्यूज किसे कहते हैं, फ्यूज का क्या काम होता है, फ्यूज क्या होता है। ठीक है ना, किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। और उपकरणों के को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक वैद्युत परिपथ में एक छोटे कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है, टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। यह वैद्युत रोधी आधार के कट आउट में लगाया जाता है। इस छोटे से तार को फ्यूज कहते हैं। फ्यूज पता है आप लोगों को ना, बगल वाले घर में लाइट है, हमारे घर में लाइट नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं से फ्यूज खराब हो गया है, फ्यूज जल गया है। क्यों, कहीं कहीं पर विद्युत परिपथ में खराबी होने के कारण या फिर विद्युत ज़्यादा तेज हो जाने के कारण, जिससे हमारे उपकरण पे इसका कोई भी असर ना पड़े। अगर हमारे घर में एलईडी चल रही है, डायरेक्ट चल रही है वो एलईडी, और विद्युत काफ़ी तेज आ गया और एलईडी हमारी खुली हुई है, मतलब चालू है, हमने उसको बंद करना भूल गया। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में अगर एकदम से तेज बिजली आ जाती है तो सबसे पहले क्या होता है, फ्यूज जल जाता है। और फ्यूज उस करंट को नहीं सह पाता है, इस वजह से वो जल जाता है, ताकि हमारे जो आगे उपकरण जो लगे हुए हैं उनमें कोई भी हानि ना हो। इसी वजह से फ्यूज लगाया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा 11,000 वोल्टेज पे भी फ्यूज लगता है, वहाँ से भी अगर कोई पेड़ की डॉली टच हो गई तब भी फ्यूज जल जाता है। तो इस तरह कंडीशन में क्या होता है कि मतलब कहीं आगे विद्युत परिपथ में कोई भी खराबी ना हो, इस वजह से फ्यूज को लगाया जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, कारण बताइए। पहला कारण हो जाएगा चुंबक में सदैव ऊर्ध्वाधर पाए जाते हैं, उत्तर व दक्षिण। ठीक है ना, मतलब उत्तर व दक्षिण पाए जाते हैं। मतलब अगर चुंबक होगा तो वो उत्तर और दक्षिण की साइड में आके ही रुकेगा। बात करते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर की, चुंबक में अकेला स्वतंत्र ध्रुव का होना संभव नहीं है। किसी चुंबक में 2 उत्तरी व 2 दक्षिणी ध्रुव नहीं हो सकते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा कि विद्युत चुंबक के उपयोग बताइए। वैद्युत चुंबक के उपयोग क्या हो जाएगा। पहला यहाँ पर उपयोग हो जाएगा यहाँ पर कि टेलीग्राफ एवं टेलीफोन यंत्रों में उपयोग। उसके बाद वैद्युत मोटर जिनका उपयोग पंखा एवं कपड़ा धोने की मशीन में होता है। तीसरा हो जाएगा वैद्युत घंटी या लाउड स्पीकर में। बात करते हैं यहाँ पर चुंबक, वैद्युत चुंबक जो होता है वो कारखानों में भारी स्टील के टुकड़ों को इधर उधर लाने ले जाने में। ठीक है, ये होता है। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर 54 नंबर की, 2 आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होता है। तो विजातीय यानी कि विपरीत प्रकार की, विजातीय या फिर विपरीत प्रकार के आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण बल तथा सजातीय यानी समान प्रकार के
आवेशित वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आवेश का मात्रक क्या है, एकांक आवेश किसे कहते हैं। ठीक है, एकांक आवेश किसे कहते हैं। तो यहाँ पर साथियों हो जाएगा कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम है। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्यात में एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी स्थित होने पर परस्पर 1 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, एकांक आवेश कहलाता है। ठीक है ना। 56 नंबर हो जाएगा यहाँ पर कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं, वैद्युत धारा का मात्रक क्या है। आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और यहीं पर अगर बात करते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि कारण समझाइए। इन तीनों का आपको कारण समझाना है। यानी प्लास्टिक के कंघे को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तब क्या होता है, इसका कारण बताइए। फ्लोलेन से रगड़ी हुई एबोनाइट की दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, यह भी समझाना है। एक दूसरे से रगड़ी हुई दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, यह भी समझाना है। तो पहली लाइन में देखते हैं हम लोग, पहला प्लास्टिक के कंघे वाला, ठीक है ना। प्लास्टिक के कंघे को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर कंघा तड़न आवेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऊन के कंघे में हो जाता है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कि फ्लोलेन से रगड़ी गई एबोनाइट की दोनों छड़ों पर एक प्रकार का ऋणावेश आवेश उत्पन्न हो जाता है, अतः दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा था, तीसरा पॉइंट यहाँ पर हमारा ये कह रहा था कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों ही वस्तुएं समान रूप से विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित हो जाती हैं, इसलिए दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इसलिए क्या करती हैं, दोनों वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थे आज सभी के, लगभग आपको आज 57 क्वेश्चन तक कराए गए हैं, 36 नंबर से लेकर 57 क्वेश्चन। तो यहीं पर आपके लघुत्तरी क्वेश्चन भी कुछ कंप्लीट थे। जैसे कि ये आप लोग का ये क्वेश्चन तो जो था 57 नंबर, ठीक है ना। ये 57 नंबर क्वेश्चन जो था ये आपका फिलहाल के लिए लघुत्तरी क्वेश्चन का ही टाइप था। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को आपको पता ही क्या करना होता है, लेकिन वीडियो को इससे पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी इससे कुछ लाभ प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।